नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में आज एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज था। इंडेक्स फ्रंट पे आपको एक रेंज में ही ट्रेड होते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट ज़्यादा बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन शुरू से ही आज डिक्लाइंस के फेवर में था और इनफैक्ट 1700 शेयर थे जो कि डिक्लाइन के फेवर में कामकाज कर रहे थे और लास्ट तक आते आते भी वो डिक्लाइन का नंबर कंटिन्यू रहा। निफ्टी बैंक करीब 1/4% नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स मिड और फ्रंटलाइन इंडेक्स में 1/4% की गिरावट थी, लेकिन ज़्यादा सीवियर डैमेज आपको मिड कैप स्मॉल कैप में दिखेगा। 1% के आसपास का ड्रॉप मिड कैप इंडेक्स में और 1% के आसपास का ही ड्रॉप आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में दिखाई पड़ेगा। 660 शेयर टू बी वेरी प्रिसाइज जो कि एडवांसेस में थे और बाकी मेजरली डिक्लाइन में थे। तो हर एक शेयर की तेज़ी के सामने करीब करीब 3 शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे थे और ये आपको एक्चुअल मार्केट सिचुएशन दिखाएगा। वैसे आपका पोर्टफोलियो में शायद बहुत, अगर लार्ज कैप है तो बहुत इंपैक्ट नहीं भी दिखेगा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में तो एक सीवियर सेल ऑफ था आज के सत्र में। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चल रही थी, केस टू केस बेसिस पे मार्केट मूव आ रहे थे और अकॉर्डिंगली यहाँ पे कामकाज था। तो फिन निफ्टी का एक्सपायरी का दिन था। कंसोलिडेशन मार्केट्स में हम देख ही रहे हैं। अब अर्निंग्स का लास्ट ट्रेड है। स्लोली एंड स्टेडली हम एक्सपायरी से 2 दिन पहले खड़े हैं, तो एक्सपायरी है और उसके बाद जस्ट बाद काउंटिंग का दिन है, तो बाज़ार वो एक बड़े इवेंट से पहले अपने आप को पोजीशन कर रहा है। उसी तरह की एक इम्पैक्ट है। आज फार्मा एफएमसीजी यहाँ पे खरीदारी थी, यानी डिफेंसिव स्पेस में बाइंग थी। रियल्टी, पीएसयू, एनर्जी यहाँ पर बिकवाली थी, स्पेशली पीएसयू जहाँ जहाँ पर डोमिनेंटली है वहाँ पर तेज़ बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। आईटी में आज थोड़ी बहुत खरीदारी थी, थोड़ी बहुत ही, बहुत ज़्यादा नहीं। और फार्मा और रियल और एफएमसीजी में थोड़ी बहुत खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन बाकी प्रेशर में मार्केट में जल्दी कामकाज कर रहे हैं। सो कैश कंपोनेंट या डेरिवेटिव साइड पर ज़्यादा बिकवाली आपको ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर देखने को मिलेगी। अर्निंग्स के लिहाज से अभी आज तो ब्लॉक डील का दिन था, तो पीबी फिनटेक था, आज टिमकेन था ब्लॉक डील में। उसके अलावा वो एक और बड़ी ब्लॉक डील थी, आइनॉक्स विंड ब्लॉक डील हुई, लोअर सर्किट लगा स्टॉक में। कनकॉर्ड बायो यहाँ पे ब्लॉक डील थी, यहाँ पर इम्पैक्ट आया। थोड़ी बहुत मदरसन में एक ब्लॉक था। सो ब्लॉक डील के इम्पैक्ट आज देखने को मिले यहाँ पर। बाकी कल बड़े अर्निंग्स हैं। अर्निंग्स के लिहाज से आज उतने बड़े बड़े नाम तो नहीं हैं। F&O की कंपनियाँ हैं, छोटे मोटे नाम, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के नंबर्स आने हैं, IRCTC के नंबर आने हैं, LIC आ चुका है कल। उसके बाद 1% का ड्रॉप था। कल जो नंबर आने वाले हैं उसमें बड़ा नंबर जो है उसमें टाटा स्टील के नंबर हैं, मेजरली नंबर में, बड़े नंबरों में। उसके अलावा मदरसन संवर्धना के नंबर आने वाले हैं। इसके अलावा कमिंस के नंबर हैं, अनुमान है कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बाटा के नंबर आने वाले हैं। ये तो F&O की कुछ कंपनियों के नंबर से, भाई कैश मार्केट की तो एक लंबी सूची जारी है, तो वो नंबर्स तो आते ही रहेंगे। सो स्लोली एंड स्टेडली लास्ट फेज है। अर्निंग का लास्ट डे आपको शायद 30 तारीख दिखाई पड़ेगा, जबकि सबसे हैवी अर्निंग होगी और बाकी फिर उसी के साथ एक्सपायरी भी है। सो इवेंटफुल है ये पूरा वीक, ज़रा इसके ऊपर ध्यान रखिए और वॉलेटिलिटी की उम्मीद लगा के रखिएगा। तो इसीलिए आज खुले हम गैप अप या फ्लैट, स्लोली एंड स्टेडली बिकवाली बढ़ी, फिर एक पुल बैक, फिर वापस बाजार में बिकवाली बढ़ी। तो इस तरह से सिचुएशन बन रही है, तो बहुत ध्यान संभल के काम करने की ज़रूरत है। अच्छे ट्रिगर के तौर पे एक बड़ा ट्रिगर है मॉनसून, जो कि अच्छा रहने का अनुमान है कि बेहतर रहेगा ये बार ये नंबर। सो लेट्स सी कैसे नंबर्स आते हैं। बाकी ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली जारी है। आज भी 1650 शेयर तेज़ी में, 660 शेयर बिकवाली में और करीब करीब 17 शेयर में 660 शेयर खरीदारी में और 17 शेयर में बिकवाली, तो वो एक अलग इम्पैक्ट देख ही रहे हैं। ओके, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेके जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहले कुछ सवाल जो मेरे पास आ रहे हैं उसमें है, सर इंडीजीन में कोई प्रमोटर नहीं है, रिटेल 92% है, स्टॉक डाउन 35% फ्रॉम जीएमपी, जीएमपी इज ग्रे मार्केट प्रीमियम। अच्छा, तो मोमिन जी, पहली चीज़, इसके केस में प्रमोटर हैं और प्रमोटर ने ही अपना स्टेक बेचा है। थोड़ा सा प्रमोटर ने स्टेक बेचा है, थोड़ा एक इन्वेस्टर ने स्टेक बेचा है। सो अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न आने दीजिए। आप इतनी जल्दी जजमेंट में मत आइए किसी भी। अभी तो पहला क्वार्टर के नंबर भी नहीं आया, तो जजमेंट तो आप नहीं कर सकते इसमें। कहा जाता है कि एक फार्मा और आईटी का अगर बेस्ट प्ले कॉम्बिनेशन में लेना है तो इंडीजीन हो सकता है, कहा जाता है ऐसा। अब नंबर से रिफ्लेक्ट होगा सब कुछ, क्योंकि वो कंपनी फार्मास्यूटिकल के लिए आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, तो इनकी मेजर क्लाइंट सारे फार्मा कंपनियां हैं। और क्योंकि आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, मतलब फाइलिंग से लेके उनके बाकी सोल्यूशंस तक, सो इस तरह के काम के लिए कंपनी कामकाज करती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन से लेके फॉरवर्ड तक। सो इसलिए एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। अब क्या नंबर आते हैं, क्या मार्जिन आते हैं, क्या सिचुएशन है, वो सब क्वार्टरली बेसिस पे पता चलेगी।
ग्रे मार्केट प्रीमियम का मुझे आइडिया नहीं कि वो आपने क्या तय कर रखा था और क्या आ रहा है, क्योंकि वो ग्रे ही है, तो जब वो ग्रे मार्केट प्रीमियम है तो किसी को पता ही ना कितना ऑथेंटिक प्रीमियम है वो। लेकिन ये बात सही है कि हायर लेवल से शेयर लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे आया है। ब्लॉक डील्स चल रही थी, मतलब कुछ बल्क में हिस्सा बिक रहा था, वो लगातार बिक भी रहा था और कुछ स्टेबल होने की उम्मीदें भी थी, लेकिन स्टेबल हुआ नहीं। आज के लिए इंडिविजुअली केस टू केस बेसिस पे आप अवॉइड कर सकते हो। आज तो मिड कैप में हैवी सेल ऑफ था, तो आज तो अच्छी से अच्छी खबरें बाजार धो ही रहा था। सो इसीलिए आज को तो आप एक्सेप्शनली मान के चलिए, बट अदरवाइज कंपनी ख़राब नहीं है और विद टाइम सिचुएशन पे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। जैसे जैसे कंपनी अपने नंबर्स देगी, जैसे जैसे कंपनी अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आगे रिवील करेगी अकॉर्डिंगली। सो बीएससी के नंबर्स को या बीएससी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप इतनी ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। आज आइनॉक्स विंड का भी अगर आप उनका शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 30 करोड़ शेयर है, लेकिन एक्चुअल में उनके 130 करोड़ शेयर है, क्योंकि वहाँ अपडेट ही नहीं हुआ है। सो इट टेक्स सम टाइम, सो यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट इट। ऐसी ख़राब कंपनी नहीं है कि आप इतनी आउटराइटली इसमें कोई भी कॉल ले लीजिए। ओके आगे बढ़ते हैं। और LIC फॉर लॉन्ग टर्म, कार्तिक जी मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। मतलब ये जो कल नंबर आए थे, ये नंबर तो अच्छे हैं ही। आज आपने दोपहर में 1 बजे इन कंपनी की मैनेजमेंट को भी सुना होगा, चेयरपर्सन का बयान आए थे या इंटरव्यू हुआ था, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल के गए हैं कि कंपनी का जो मार्जिन है यहाँ से 2% का एक्सपेंशन वो देख रहे हैं। आप ऐसे समझो LIC जैसा बेहमत, यानी कि एक बहुत ही बड़ा जाइंट कंपनी अगर बोल रही है कि वो 2% का मार्जिन एक्सपेंशन देख रही है, विच इज़ अ बिग नंबर। क्योंकि इस तरह की सिनेरियो में अगर इंश्योरेंस नंबर्स में उतना एक्सपेंशन नहीं है और LIC एक्सपैंड कर रही है वो भी 2% का, तो बहुत बड़ी बात होती है, पहला। दूसरा, कंपनी ने पहली बार ये बात बोली है कि वो एक्विजिशन करने जा रहा है। आज तक कभी LIC ने ये बात नहीं बोली कि एक्विजिशन करेंगे और एक्सपेंशन करेंगे एक्विजिशन के थ्रू। तो एक्विजिशन इज़ अ बिग गेम चेंजर फॉर देम। टू, हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस को लेकर उन्होंने बोला कि उसमें भी फोरे करने की सोच रहे हैं। सो ये 2-3 बड़े ट्रिगर हैं LIC के लिए, और अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं तो इनके पास एक बहुत बड़ा एज सामने आ जाएगा बाकी प्लेयर्स के सामने। सो इट इज़ अ गुड कंपनी। अदरवाइज वैल्यूएशन तो है ही सस्ती, खुद प्रमोट मतलब चेयरपर्सन बोल रहे हैं कि LIC इज़ अंडर वैल्यूड, तो आगे मैं क्या ही बोलूँ। सो एज ऑफ नाउ तो आप होल्ड ही करिए, बाकी वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर चॉइस। ओके आगे बढ़ते हैं। और हेलो सर, गुड इवनिंग सर, मैं एक सैलरी पर्सन हूँ, गल्फ में जॉब करता हूँ, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। 1 फाइनेंशियल ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? 10 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और कैसे करें, प्लीज़ एडवाइस मी। देखो खान साहब, ये आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एक देश में, अब मुझे ये नहीं पता आपकी सिटीजनशिप कहाँ की है। 1, आपके पास भारतीय खाते हैं कि नहीं। 2, मतलब आप विदेशी खातों से भी कर सकते हो, लेकिन भारतीय खाते अगर हैं तो भारत में ही खाते उनके खोल लीजिए। मान लीजिए आपकी वाइफ या आप खुद इंडिया में रजिस्टर्ड हैं और आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप भी है, तो आप उसका इस्तेमाल करके इंडिया में डीमैट अकाउंट खोल लो। आप कितना रीपैट्रिएट कर सकते हैं, वो पहले 2 लाख होता था, बाकी आप CA से पूछ लो, ज़्यादा बेहतर आपको समझा पाएगा कितना रीपैट्रिएशन अलाउड है। और रही बात निवेश शुरू करने को लेकर, तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि इस तरह की स्थितियों में जब बाज़ार बहुत ही तेज़ी में है, अपने ऑल टाइम हाइस पर निफ्टी खड़ा है, सेंसेक्स खड़ा है, निफ्टी बैंक खड़ा है, प्लस सामने एक बहुत बड़ा इवेंट खड़ा है जिसके किसी भी सूरत में पलटने से कुछ भी होगा। सो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट इज़ गो फॉर ETF। आप शुरू में ETF से निवेश शुरू करिए अपना, लार्ज कैप एंड ETF से। धीरे 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 करके आप मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपैंड कर लीजिएगा, लेकिन शुरू आप ETF से ही करिए। अभी आप ETF में रहेंगे तो एटलीस्ट आपको कोई भी स्विंग, मान लीजिए अभी आपने निफ्टी का ETF लिया और यहाँ से निफ्टी 10% भी करेक्ट हो गया, तो आपका ETF 12% करेक्ट हो जाएगा मैक्सिमम। चलिए मान लेते हैं 15 हो जाएगा, लेकिन 15% करेक्शन में एटलीस्ट आपके पास 15% एडिशनल पैसा डालने की और कैपेसिटी खुल जाएगी। तो आपने अगर अभी यहाँ 100 ETF खरीदे हैं तो वहाँ आप 115 ETF खरीद पाएंगे और खरीदेंगे, खरीदना चाहेंगे। सो विद टाइम जैसे जैसे आपको बाजार के फॉल मिलते रहेंगे, आप उन ETF का इस्तेमाल करके और ज़्यादा पोजीशन को बड़ा करते जाएंगे। निफ्टी ETF के केस में मार्जिन मनी आपको 94% मिल जाती है। वैसे तो मार्जिन में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इन केस कोई ट्रेडर करना चाह रहा तो 94% मार्जिन वहाँ है। किसी लिक्विड ETF में जाएंगे तो 80% तो मार्जिन वहाँ ही मिल ही जाता है। मतलब 80 to 95% मार्जिन तो आपको वैसे ही मिल जाएगा वहाँ पे। ईजिली आप उसे बेच के निकल भी सकते हैं, लिक्विड है और बहुत रिस्की भी नहीं है। तो वो एक तरीके हो सकते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं शुरू में एटलीस्ट, लेकिन जैसे जैसे आप बाज़ार को समझने लग जाएँ वैसे वैसे आप इक्विटी के डायरेक्ट एक्सपोजर में एंटर कर सकते हैं। लेकिन आउटराइटली शुरुआत करने के लिए अभी के सिनेरियो में ETF सीम्स बेस्ट। ओके आगे बढ़ते हैं। सर, आई एम होल्डिंग 200 शेयर ऑफ SBI कार्ड फ्रॉम IPO, शुड आई बुक लॉस एंड मूव टू जियो फाइनेंशियल? अक्षय जी देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि जियो में शिफ्ट करो। आपको जियो में शिफ्ट करना तो नई पोजीशन के साथ शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन SBI लाइफ से
एसबीआई कार्ड से अभी निकलने में मतलब 750 के आसपास का एसबीआई का शायद आईपीओ आया था, 650 750 का, मतलब मैं मिस्टेक भी कर सकता हूँ, बट वहाँ से चला है, आपकी कॉस्ट से तो ऊपर ही आ गया है और अंडर परफॉर्मर रहा है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। बट सिर्फ इसलिए कि वो चला नहीं है मैं निकल कर यहाँ से जियो में चला जाऊँ, जो चल सकता है, जो ऑलरेडी 280 रुपये 220 रुपये का 350 रुपये होके आ गया है। सो इसलिए एंटर करना ठीक नहीं है कि आपका वो शेयर है। आप ये कर सकते हो कि आप स्लोली एंड स्टेडली जियो की पोजीशन ऐड करना शुरू करो, और अगर एक सब्सटेंशियल वे में आप हर गिरते में जियो को ऐड करते चले जाओ आपके पास, और आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे फिर, और किसी टाइमली वे में अगर आपको एक अच्छी तेज़ी एसबीआई कार्ड में मिले तो एटलीस्ट थोड़ा कैपिटल निकाल के वहाँ से फिर आप जो मर्जी करना चाहो करो, फ्री के शेयर एटलीस्ट होल्ड कर लो। सो ऐसे आउटराइटली स्विच करना ठीक नहीं होता कि एक तरह शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो मुझसे निकल के दूसरे में चला जाओ जो आउट परफॉर्म कर रहा है, उससे और कल को आपका जो परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है वो करने लग गया परफॉर्म, तो आप फिर वो फोमो में आ जाओगे कि मेरा ये शेयर बेचा और चलना शुरू हो गया। सो कभी कभी कोई शेयर बहुत लंबे लंबे समय तक नहीं चलते हैं, लेकिन विद टाइम वो अपनी परफॉर्मेंस को मैच कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिए, बट अभी के लिए एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं। हालांकि सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया, क्योंकि आप 2 साल 3 साल से होल्ड कर रहे हो, 4 साल से, सो अभी भी आप होल्ड तो कर सकते हो। लेकिन अगर मीडियम टू शॉर्ट टर्म किसी का ऐसा व्यू है तो उसके केस में तो पहले आप इवेंट देखो, इवेंट के हिसाब से कॉल लो। होल्डिंग 200 ये तो हो गया। अच्छा जी, सर होल्ड 2 पोर्टफोलियो। अच्छा, जयप्रकाश जी आ गए। जयप्रकाश जी, आपसे सबको शिकायत है ये चीज़ की कि आप वही शेयर बताते हो जिनके जो आपके बॉटम पे लिए हुए हैं। खैर, एलोकेशन ऑफ फंड 31% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 29% स्मॉल कैप। फर्स्ट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रिटर्न 225, सेकंड शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो रिटर्न 120%। कुछ चेंज करना चाहिए इसमें? नहीं सर, बस अपनी मेंटालिटी चेंज रखिएगा कि लॉन्ग टर्म में जो शॉर्ट टर्म से आप कमाएं उसका एक बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म में डालते रहिए। यानी कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो से, तो करीब 20 से 25% उसे लॉन्ग टर्म में चर्न करते रहिएगा। ये अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस बना के रखेंगे तो विद टाइम क्या होगा कि आपका कैपिटल ही प्रोटेक्ट होता रहेगा, और विद टाइम आपका पोर्टफोलियो का इन्हांस भी होता रहेगा। एंड स्टिक टू इट। लार्ज मिड स्मॉल का रेशियो सही है, बस स्मॉल में बहुत स्मॉल में मत चले जाना, मिड में बहुत न्यूज़ फ्लो बेस्ड स्टॉक में मत जाना, और लार्ज में अगर कभी कॉल लेने की ज़रूरत पड़े, कोई लार्ज ख़राब होता हुआ दिखे, जैसे यस बैंक हुआ था कभी या जैसे सुजलॉन हुआ था कभी, ऐसी सिचुएशन में तुरंत कॉल लेकर निकलने में कोई कमी नहीं है। 6-6 महीने साल भर में रिव्यू करते रहिएगा, बाकी सब ठीक है, और बढ़िया स्टॉक कॉल आप निकालते हैं, आगे भी निकालते रहिएगा। अदानी एंटरप्राइजेज ने प्रमोटर ने कहाँ गया, ये सवाल ही गायब हो गया। अदानी एंटरप्राइजेज में प्रमोटर ग्रुप ने बाय किया है, क्या न्यूज़ सही है? अभी तक तो सिर्फ न्यूज़ देखा है सर, मैंने एक्सचेंज पे देखी नहीं फाइलिंग इसकी, लेकिन अगर ऐसा है तो ठीक है, वो एक्सचेंज की वो कन्वर्जन भी हो सकता है, कभी वो चेंज ऑफ हैंड भी हो सकता है। सो ऐसा मार्केट ने तो बहुत रिएक्ट किया नहीं इसके ऊपर, और QIP भी आ रहा है, तो अब बाकी चीज़ें भी हो सकता है QIP में लोकेशन हो रहा हो। सो अभी कुछ भी नहीं कह सकते ये सब चीज़ें, और कोई ऐसा बड़ा नंबर ब्लॉक डील में तो नहीं दिखाई पड़ा है या बल्क डील में तो नहीं दिखाई पड़ा है। आर्टिकल ज़रूर इसके ऊपर आ रहे हैं, लेट्स सी कैसा क्या होता है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और विच वन इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म, टाटा एलेक्सी वर्सेस LTTS वर्सेस टाटा टेक? रोहित जी देखो, टाटा एलेक्सी एंड टाटा टेक का बिजनेस सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। सेम से बिजनेस में दोनों कंपनियां काम करती हैं और दोनों क्लाइंट भी ऑलमोस्ट सेम है। टाटा एलेक्सी के केस में क्या है कि ये स्टॉक चला बहुत है, टाटा टेक अभी बहुत चला नहीं है, ये नया स्टॉक है। सो मतलब वो बोनस हिस्ट्री स्प्लिट ये सब स्टोरी अभी तक इनके साथ आई नहीं है। टाटा एलेक्सी में रिटेल का पार्टिसिपेशन है 38%, यानी 38% होल्डिंग रिटेल के पास है। टाटा टेक में 13 से 14% रिटेल के पास है, जो मैंने लास्ट नंबर चेक किया था। ये दोनों का तो कंपैरिजन फिर भी वायबल है। L&T टेक से बेटर आप L&T इन्फोटेक माइंडट्री को सामने रखो, क्योंकि वो प्योर प्ले IT है जिसमें आप एक बार को बेट कर सकते हो। नीचे भी आया है, मिड कैप का नंबर ही कहिए, अब तो निफ्टी से बाहर होने की बातचीत है। सो अगर वो बाहर हो जाता तो वैसे ही मिड कैप का नंबर हो जाएगा, तो मिड कैप का हो जाएगा स्टॉक। सो बातचीत है, अभी हो नहीं रहा है, बातचीत है। सो बेटर इज़ कि आप इस तरह से देखो इनको। कंपनियां टाटा टेक एंड L&T IM ज़्यादा बेटर है। टाटा एलेक्सी माइट गेट इनटू कंसोलिडेशन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि चला बहुत है, एक तरफा चला है, तो एक तरफा चलने का थोड़ा रुकेगा तो है ही, समय लेगा, इसी दायरे में घूमेगा 600-900 के दायरे, 6,000-9,000 के दायरे में। लेट्स सी आगे अब वो दायरा कब तोड़ता है और कब वो वापस गेन लेना शुरू करता है, बट तब तक के लिए आपको शायद मौके बहुत मिल जाएंगे। सो
एक और चीज़ है कि प्रॉफिटेबिलिटी वाइज ज़्यादा बेटर इज टाटा एलेक्सी, एंड इक्विटी साइज भी शायद टाटा एलेक्सी का ही छोटा है, इसीलिए वो ज़्यादा चल भी रहा है। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना, ये कुछ 4-5 फैक्टर हैं इनको ध्यान रख सकते हो आप, बट LTIM सीम्स बेटर एज ऑफ नाउ, एंड अदरवाइज टाटा टेक इज़ बेटर। आप बाकी रेस्ट इज़ योर चॉइस। फोर्टिस हेल्थ केयर कैसा है फ्रेश एंट्री के लिए? कल ही मंजीत सर किसी ने लॉन्ग साइड पे कॉल दी थी, आशीष बहेती ने कल कॉल दी थी, इसमें 450 रुपये के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पे राय दी थी उन्होंने बने रहने के लिए। स्टॉप लॉस बोला था लेकिन 280 के आसपास का, तो उसको स्टॉप लॉस जरूर ले लेना। आप एंटर कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि आप इस समय पर एंटर कर रहे हो। ये समय ऐसा है जबकि बाजार थोड़ा भारी है, तो थोड़ा हल्का हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी। ओके, ETF या SIP बेस्ट? उमेश जी देखो, अंतर समझो। SIP इज नॉट अ प्रोडक्ट, SIP इज अ मैकेनिज्म टू रीच दैट प्रोडक्ट। यानी कि आपने AC खरीदना था, से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का, वो AC आप एक बार में नहीं खरीद पाया, तो आपने 10-10 हज़ार रुपए की 10 EMI कर ली, वो 10 EMI कटती रही और आपका AC घर आ गया। सो प्रोडक्ट हो गया AC, मैकेनिज्म वॉज द EMI, और ये हो गया। अब लाइकवाइज अगर आप शेयर लेना चाह रहे हो किसी भी एक कंपनी के, से TCS के शेयर हैं, से रिलायंस के शेयर हैं, से HDFC बैंक के शेयर हैं, और आप चाहते हो कि मैं 10,000 शेयर ले लूँ या 5,000 शेयर इकट्ठे कर लूँ, जो मैं आउटराइटली एक बार में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब नहीं है फाइनेंशियल मेरा इतना एपेटाइट, तो बेटर इज़ कि मैं हर महीने या हर हफ्ते या हर 15 दिन में या हर 10 दिन में 2-2, 3-3, 5-5 शेयर अपने हिसाब से मैं SIP करके रखता हूँ। तो वो धीरे धीरे SIP में शेयर आते रहते हैं। EMI के केस में क्या होता है, आपका ब्याज फ्री होता है या ब्याज जाता है, जो भी हो, लेकिन इसके केस में एक बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपको मान लो एक शेयर लेना है और आप उसकी क्वालिटी से एश्योर्ड और आप उसकी क्वांटिटी चाहते हो, सो आप धीरे धीरे लेते रहोगे, प्राइस एंड में वो नीचे ही आ जाएगा, क्योंकि वो शेयर कई साल तक ऊपर जाएगा, कई साल तक नीचे आएगा, कई साल तक दायरे में रहेगा। इस ड्यूरेशन का इस्तेमाल करके आप शेयर खरीदते ही रहोगे बिना ये सोचे कि इनका सिचुएशन आगे क्या होगा। तो उस ड्यूरेशन में आप जो भी शेयर का दाम होगा उसका दाम से नीचे ही आपकी SIP आएगी, क्योंकि आपने कई बार बुरे दौर देखे होंगे, आप उसमें भी खरीदोगे, ज़्यादा खरीदोगे, अच्छे दौर देखोगे उसमें कम कर दोगे, और अच्छे दौर देखोगे तो उसमें और शायद कम कर दोगे, रेंज में देखोगे तो और एक्यूमुलेट करते रहोगे। सो धीरे धीरे आप जब ये करते रहोगे तो एंड प्रोडक्ट ये निकलेगा कि आपके SIP का दाम हमेशा शेयर के दाम से नीचे ही आता है। रेयर केस होता है कि आप वहीं के वहीं खड़े हो, शेयर चले ही जा रहा है और आपने 3 साल ही खाली देखा है 30 साल की SIP की जगह। सो ये एक मैकेनिज्म है, ये कोई वो नहीं है। और रही बात ETF की, ETF आपको एक बुके देता है पूरा, इट इज़ अ प्रोडक्ट, ETF इज़ अ प्रोडक्ट एंड SIP इज़ अ मैकेनिज्म। सो इन दोनों का अंतर समझिए। आपको लोग बोलते होंगे मैंने SIP शुरू कर दी, SIP शुरू कर दिया मतलब ये नहीं कि SIP ले ली, उन्होंने म्यूचुअल फंड में SIP शुरू की होती है। सो म्यूचुअल फंड इज़ अ प्रोडक्ट एंड SIP इज़ अ मैकेनिज्म टू रीच दैट प्रोडक्ट। इससे अंतर को आप थोड़ा समझिएगा। IRCTC लॉन्ग टर्म, सर कुछ लोग बोल तो रहे हैं शिवम जी की लॉन्ग किया जा सकता है इसको, बाकी आपको देखना होगा कि कैसे रखना है। ये नंबर आने हैं अभी, पहले तो नहीं नंबर आए हैं, आज आने हैं, अभी तक आए नहीं है, मैं देखे नहीं। सो नंबर्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बट ठीक है लॉन्ग टर्म है तो आप होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Having 23% profit in Deepak Nitrite, emphasis IGL, should I exit from all and save money for election or budget? View on AVL. सर देखो 23% प्रॉफिट है, तो जो ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन है जैसे केमिकल, इनमें आप भले मत प्रॉफिट बुक करो, लेकिन जो चले हुए हैं जैसे PSU, उनमें आप ज़रूर प्रॉफिट बुक कर लो। सो पिक एंड चूज़ करो अपने हिसाब से, आपको कौन से में रखना है, कौन से में नहीं रखना। पूरा निकलना है कि पार्शल निकलना है। आप 1/4% गेन में हो, हाफ बेच सकते हो, तो भी आपके पास कुछ शेयर बचेंगे और कुछ गेन बचेगा, इनके साथ आप कैरी करो। थोड़ा लाइट रखो अपने आप को, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन का रिजल्ट आएगा और बाजार में लोअर सर्किट लग जाएगा या अपर सर्किट लग जाएगा, आपको मौके नहीं मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे इलेक्शंस आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, पिछले 25 साल में आके चले गए हैं, और शेयर बाजार तब भी रहा है। ठीक है, अच्छी अच्छी कंपनियां मिलेंगी, उसके दाम के बाद भी मिलेंगी, उससे दाम से पहले ही मिलेंगी। कोविड में ऐसे सारे इलेक्शन का रिजल्ट निकल गया था। ठीक है, जितने भी अच्छे अच्छे गेन आपने देखे थे 2019 या 2014 के इलेक्शंस के, वो सब वाइप आउट होकर 2020 में ख़त्म हो गए थे। सो ऐसे दौर आते जाते रहते हैं, आप उन दौरों का इस्तेमाल करिए, नीचे ऐड करिए, ऊपर बेचिए। ये सीधा मैकेनिज्म है फॉर शॉर्टर और फॉर अ मीडियम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम कीप ऑन होल्डिंग देम, कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग देम, कीप इट फॉर रिटायरमेंट पर्पस, वो सब आपकी चॉइस है। सो आप वेट करो, जहाँ जहाँ निकलने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं
वहाँ उसका इस्तेमाल करो और निकलने की कोशिश करो, और कुछ हिस्से को आप एटलीस्ट होल्ड करो ताकि रिग्रेट ना हो आपको। सो इसीलिए थोड़ा रखिए, थोड़ा निकलिए, ज़्यादा बेहतर है। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, बहुत सारे सवाल अभी भी आ ही जा रहे हैं। अब आप लोगों से बातचीत होगी 5:30 बजे, तब बचे हुए सवाल पे चर्चा कर लेंगे। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इन पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमसे। और बाकी अभी थोड़ी बाद फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।